हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। अभी जैक बोर्ड क्लास 12 के लिए एक सिलेबस जारी किया है इकोनॉमिक्स का। तो हर एक विद्यार्थियों के बीच एक समस्या था कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा सिलेबस कटा, कौन सा चैप्टर है नहीं है, तरह तरह का प्रश्न उठ रहा था। तो आज से कुछ दिन पहले जैक बोर्ड जो है एक सिलेबस जारी किया है इकोनॉमिक्स का। तो आज के साथ मैं चैप्टर डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हम इसी वीडियो में चैप्टर 1 कवर करेंगे और चैप्टर 1 कवर करने के बाद हम लोग चैप्टर 2 कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र की दो शाखा है ना। एक को बोलते हैं हम लोग बीएसटी और दूसरा को बोलते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र। तो अगर इस बार है ना देखेंगे तो 40 नंबर जो है, 40 नंबर सब्जेक्टिव और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, समझ रहे ना। इस बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर से आने वाला है। तो बीएसटी अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखा है। तो इसके अंतर्गत पहले पूछेगा परिचय, उपभोक्ता के व्यवहार एवं सिद्धांत, उत्पादन लागत, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति के फर्म का सिद्धांत, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ना बाजार और ये पढ़ना प्रतिस्पर्धा बाजार। देखिए यहाँ पे दोनों। तो ये जो टॉपिक है बीएसटी अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना। समष्टि में क्या पढ़ना, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ेंगे, आय और रोजगार का निर्धारण पढ़ेंगे, सरकारी बजट पढ़ेंगे, है ना, और आप खुली अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। तो इस प्रकार 6 चैप्टर पार्ट ए में और 6 चैप्टर पार्ट बी में कुल मिलाकर आपको 12 चैप्टर पढ़ना है। तो जैसा आप जानते हैं कि है ना सब्जेक्टिव जो है क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है सारा कुछ। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 यानी समष्टि अर्थशास्त्र की परिचय पर हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कि समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से संभावित है। तो आइए बिना देर किए, है ना, बिना देर किए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, है ना, कि एक बार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर एक विद्यार्थी तक जो है यह वीडियो पहुंचे और चैप्टर वाइज उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो, है ना। तो हम लोग आइए बिना लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो किसी भी केंद्रीय अर्थव्यवस्था की, है ना, 3 केंद्रीय समस्या होता है। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, है ना। तो आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में, लेकिन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ये सभी जो है यानी डी आंसर इसका सही होगा। बोलता अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा किसने दिया था। तो आपको मैंने बताया है कि अर्थशास्त्र के 2 प्रमुख अर्थशास्त्री, पहला एडम स्मिथ और दूसरा प्रोफेसर मार्शल, है ना। तो प्रोफेसर मार्शल है, उसकी परिभाषा का जो केंद्र बिंदु था, है ना, वो मानव कल्याण था। और एडम स्मिथ की परिभाषा का जो केंद्र बिंदु है वो धन है। यानी एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में उन्होंने परिभाषा दिया था 1776 में। 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक में अर्थशास्त्र को परिभाषित किया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ये इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। इसीलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो बोलता सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले मैक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहला जो मैक्रो शब्द का प्रयोग रैगनर फ्रिंस ने किया था। किसने किया था, रैगनर फ्रिंस। और रैगनर फ्रिंस ने ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने 1933 में है ना अर्थशास्त्र के 2 शाखा में बांट दिया, एक समष्टि और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में, है ना, अर्थशास्त्र के आसान तरीके से अध्ययन करने के लिए। निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर अगला आ रहे हैं 4 में। तो निम्न में से कौन सा आर्थिक क्रिया का प्रकार है ना, आर्थिक क्रिया का प्रकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो 4 जो हो जाएगा आपका
आर्थिक क्रिया का। देखिए उत्पादन भी आर्थिक क्रिया का प्रकार है, उपभोग भी है और विनिमय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? तो आइए, आर्थिक समस्या तो उसको बोलते हैं हम लोग उत्पादन संभावना वक्र, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो बोलता उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है ना। तो मैं आपको रिटर्न में इसको ग्राफ के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ऑप्शनल है, तो आइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है, तो ऑप्शन है आपके बीच बाएं से दाएं, दूसरा ऑप्शन है दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा बाएं से दाएं, है ना। आपको मैं नीचे रिटर्न इसका मैं ग्राफ बनाकर बताऊंगा, यहाँ थोड़ा पेज नहीं है, नीचे मैं ग्राफ से बताऊंगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार जैक में पूछ चुका है, सब्जेक्टिव में पूछा है कि अवसर लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, वैकल्पिक नाम क्या है, वैकल्पिक नाम क्या है। तो आइए, यहाँ पे आपके बीच 4 ऑप्शन है, औसत लागत, सीमांत लागत, मौद्रिक लागत, आर्थिक लागत। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा आपका आर्थिक लागत, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर होगा। आइए, आर्थिक समस्या का मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव में टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं। तो आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या है। आपके बीच 4 ऑप्शन दिया हुआ, फिर से उत्पादन की, उपभोग की, चुनाव की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 8वां का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, चुनाव की समस्या। क्योंकि आप जानते हैं अर्थशास्त्र में इसी चीज़ का अध्ययन करना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और साधन सीमित है ना। तो सीमित संसाधनों में अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है ना। निम्न में से कौन सा उत्पादन के साधन है? तो देखिए, उत्पादन के साधन की बात करें तो बिना भूमि का उत्पादन नहीं होगा, पूंजी चाहिए ही चाहिए और श्रम चाहिए। तो इनमें से हो जाएगा डी। यानी अगर ऐसे पूछता कि उत्पादन के कौन कौन से साधन है, तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आइए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा आपके उसके ऊपर, ठीक है। तो आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं, है ना, अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था में पढ़ रहा हूँ, ना कि पूंजीवादी, ना कि समाजवादी, ना कि मिश्रित, है ना। तो आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा होता है? तो आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिश्रित बोल रहा है, इसका 4 ऑप्शन आपके बीच दिया हुआ है, बाजार द्वारा, जनता द्वारा, संस्था द्वारा, सरकार द्वारा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनमें से दोनों फैक्टर को देखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी सरकार द्वारा, ठीक है। तो आइए, हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो कुछ मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस कर रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ और ये जो बॉक्स बना हुआ है उसके साथ मैं डिस्कस करूँगा। आइए, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा, जिसका टाइप है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तब बोलता अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए, है ना। तो अर्थव्यवस्था की कई समस्याएं हैं, लेकिन इनमें से कोई 2 समस्या बोल रहा है। तो अर्थव्यवस्था की जो पहली समस्या है, किसी वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, है ना। किसी वस्तु को उत्पादन जो है वो किसके लिए करेंगे और कितने मात्रा में करेंगे, है ना। तो देखिए, आपका ये हो जाएगा, है ना, 1 नंबर हो जाएगा, ये 1 हो गया आपका ये वाला। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आएंगे तो बोलता है कैसे उत्पादन किया जाए। अगर तीसरा बोलता तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये भी हो सकता था, है ना। मैं थोड़ा इसको हटा लेता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीक़ा से समझ में आ जाए। आइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करते हैं। पहला आपको समझ में आ गया।
एक केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंतर्गत योजना का निर्णायक कौन करता है? तो एक केंद्रीयकृत योजना का अर्थव्यवस्था का योजना का निर्णय सरकार या केंद्रीय सत्ता, यानी जो केंद्र सत्ता में जो जिसकी सरकार चलती है ना, वो सत्ता में होते हैं और वही उसका योजना का एक मतलब योजना का निर्णायक करता है। अगला है कि अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखा है, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 से पहले आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगा, वीडियो बनाने में जो मेहनत लगता है उस मेहनत का एक ही फल है, बस आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, है ना। तो किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? मार्शल के अनुसार उन्होंने मानव कल्याण का, चूँकि मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ जी, देखिए यहाँ पे इसकी डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पहले है धन और ये आपका मानव। तो ये अर्थशास्त्र का जो परिभाषा दिया था एडम स्मिथ, तो उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इस परिभाषा के आलोचना करते हुए, है ना, मार्शल ने जो है एक नई परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। क्यों? जब मानव ही नहीं है तो धन उसका कोई काम का नहीं है। तो मानव कल्याण के विज्ञान से, है ना, मानव कल्याण की परिभाषा के जो जनक है वह अल्फ्रेड वैग मार्शल। तो व्यष्टि चर के दो उदाहरण है। तो व्यष्टि चर के दो उदाहरण है, व्यक्तिगत फर्म और एक उपभोक्ता का व्यवहार। व्यक्तिगत फर्म और एक उपभोक्ता का व्यवहार, ये व्यष्टि, इन दो मतलब ये छोटी इकाई का अध्ययन कर रहा है, इसलिए व्यष्टि का होता। ठीक है। अगर बोल रहा है समष्टि अर्थशास्त्र, तो समष्टि अर्थ व्यापक अध्ययन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय और कीमत स्तर, ये बहुत बड़ी इकाई है और बड़ी इकाइयों का अध्ययन हम लोग समष्टि में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक बहुत ही क्लियर हो गया होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करें, किस अर्थव्यवस्था में, फिर से ध्यान देना इधर, कि किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब अस्तित्व होता है? तो निजी और सार्वजनिक, देखिए दो चीज इसमें जोड़ दिया है। अगर निजी होता तो पूंजीवादी होता, है ना, तो यहाँ पे सार्वजनिक भी जोड़ दिया है। तो निजी और सार्वजनिक ये दोनों के मिश्रित रूप को ही हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। आइए, अभी आपको मैं डिस्कस किया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कि एडम स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं ऐसा आंसर मैं बता दे रहा हूँ। यदि आप जानते हो तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। तो 1776 में क्या होगा? 1776 में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर ऑफ केस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। और 1776 में इसी पुस्तक में अपनी इकोनॉमिक्स की पहली बार परिभाषा दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ नेशन, ना, या वेल्थ ऑफ नेशन। इसी परिभाषा के कारण एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं और आपके साथ 10 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर आऊँगा मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन और पेशेंस रखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा और इधर आइए, है ना। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9 में? उस वक्र का नाम बताइए जो वस्तुओं या सेवाओं के अधिकतम संभव उत्पादन, है ना, संयोगों को दर्शाता है। तो वह है उत्पादन संभावना वक्र, है ना। तो आर्थिक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बात करेंगे, कभी कभी पूछता गैर आर्थिक क्रिया क्या है, गैर आर्थिक क्रिया पूछेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आर्थिक क्रिया। कभी कभी पूछेगा आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया का
दो दो उदाहरण दीजिए। किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा सकता है, आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझकर आप उसको अपने तरीक़ा से एकदम सजा के आंसर लिखिए कि कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर खुश हो जाए और अच्छा से अच्छा मार्क्स आपको दे, है ना। तो आइए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है। मतलब आर्थिक क्रिया उन क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं का संतुष्टि करने के लिए, क्योंकि मानव के पास सीमित साधन होते हैं और उसकी आवश्यकताएं अनंत होते हैं, है ना। तो मानव के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितने भी प्रकार के हम लोग कार्य करते हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है, उन सभी कार्यों के सम्मिलित रूप को आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी क्लियर हो गया होगा, है ना। तो मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस किया हूँ, देखिए इस वीडियो में हम लोग, है ना, 10 परीक्षा के दृष्टिकोण से, इस चैप्टर के दृष्टिकोण से 10 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, या नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है एक बार मुझे, है ना, बहुत प्यार देंगे, है ना। इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।